राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार वितरण समारोह। पहले चरण में 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान। 25 जनवरी को 131 पद्म सम्मानों का किया गया था ऐलान। वेस्ट एशिया संकट को लेकर संसदीय स्थायी समिति की सचिवों के साथ बैठक। 78 दिनों का कच्चा तेल रिजर्व, खाद का स्टॉक भी है पर्याप्त। देश की अर्थव्यवस्था को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया मजबूत। कहा भारत अब भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर असर। तुषार शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। चीफ जस्टिस बोले निष्पक्ष जांच जरूरी, दोनों पक्ष मीडिया में बयान देने से बचे। नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। तेल पर तकरार, जनता पर प्रहार। जी हां, ये वो सवाल है जो इस वक्त देश पूछ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लगातार 10 दिन में चौथी बार एक बार फिर से महंगाई बम फूटा है और ये महंगाई बम फ्यूल बम है। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। तो सरकार ये कह रही है कि युद्ध है, संकट की घड़ी है, अब इसमें हम क्या करें। लेकिन सवाल तो तमाम है, उन सवालों का जवाब भी जरूरी है और इसीलिए आज हम करने वाले हैं इसी मुद्दे पर सीधी बात। लेकिन उससे पहले सुनिए विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरता नजर आया जब लगातार चौथी बार 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग काम मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? इसको देखो साहब, सबसे बड़ा सवाल उस बात पर पड़ता है। आपको याद होगा जब खाड़ी का युद्ध हो रहा था अमेरिका का, तो बार बार प्रधानमंत्री और बीजेपी कह रही थी कि भारत पर कोई असर नहीं होगा, हमारा इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, हम एक अकेले देश है जिस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो तब से सरकार गुमराह कर रही है और बीजेपी हम लोगों से झूठ बोल रही है। अभी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले आए कि तमाम चीजें आप मत करिए, और खुद उनके पार्टी के नेता कभी हवाई जहाज में घूम रहे हैं, कभी सीएम प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, उन पे तो कोई सवाल बनता नहीं है। और दूसरा, ये किश्तों में बढ़ाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है आप धीरे धीरे जो है एक जहरीली गोली देना चाहते हैं। बताइए देश को क्या संकट आ रहा है। युद्ध है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में, तब तो सरकार ने इसकी भनक लगने नहीं दी। अब चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार डेली कितनी बार तो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए हैं, एवरी डे रोज बढ़ रहे हैं। आज फिर बढ़ोतरी करी है। तो ये जो जनता पे बोझ डालना था, अगर पहले बता के करते तो क्या दिक्कत आती। लेकिन चुनाव के समय भाषण देना, अब कह रहे हैं कि बचत करनी है, खाने के तेल में कमी करनी है, सोना नहीं खरीदना, और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से चौतरफा महंगाई बढ़ती है। जब दाम बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के, तो खाने के पदार्थ हो या कोई भी चीज महंगी हो जाती है। तो महंगाई पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है। तो विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सरकार की तरफ से एक ही जवाब बार बार आता है कि वैश्विक संकट है, ग्लोबल क्राइसिस है। ऐसे में जनता, वो बेचारी जनता क्या करे जिसकी सैलरी उतनी ही है, कमाई उतनी ही है, लेकिन बोझ उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसे सिर्फ 2 रुपए की प्राइस हाइक के तौर पर ना देखा जाए।
पेट्रोल डीजल में अगर 2 रुपए बढ़े हैं, 2.5 रुपए बढ़े हैं और 10 दिन में लगातार चौथी बार बढ़े हैं, अभी आगे और बढ़ने के आसार है, तो ये जनता के ऊपर अभी एक छोटा बम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बम है। वो इसीलिए क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे तो सीधे तौर पर ढुलाई का रेट ज्यादा हो जाएगा, ढुलाई का रेट ज्यादा हो जाएगा, सब्जी, राशन, पानी से लेकर एक एक चीज महंगी हो जाएगी। स्कूलों की फीसें पहले से इतनी ज्यादा है, लेकिन स्कूल के लिए जो बच्चे स्कूल बस का इस्तेमाल करते हैं या जिस भी कन्वेंस स्कूल आते जाते हैं वो तक बढ़ जाएंगे। तो जरा सोचिए लोगों के ऊपर कितना बोझ हर तरीके से बढ़ रहा है। एक चीज इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय तमाम चीजें जो मैंने आपको अभी गिनाई। ऐसे में जनता किस तरीके से त्रस्त है, कैसे अपना रोना रो रही है, सुनिए जरा। ये तो चलेगी जब तक है सरकार, आपको पता ही है जो अभी ऊपर बैठे हैं उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, वही खुद ही कर रहे हैं जी। पर इनके बारे में बोलना चाहिए, डीजल का रेट कम होना चाहिए जी। अभी गवर्नमेंट जो पैसे बढ़ा रही है कुछ ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। गवर्नमेंट को और कोई तरीका निकालना चाहिए इसके लिए कि वेट कम करे, कुछ और जो भी टैक्सेस वगैरह हैं वो कम करके थोड़ा पब्लिक को राहत देनी चाहिए इस मामले में। जेब पे तो बहुत असर जाएगा क्योंकि डेली आना रहता है, डेली भरवाना रहता है, तो 3 बार बढ़े हैं तो इसका मतलब कि असर तो बहुत जाएगा। देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़ने से असर तो चीज़ों पे पड़ ही रहा है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो रोज़मर्रा के सामान है या लाइफ स्टाइल, उस पर तो फ़र्क पड़ रहा है, नो डाउट। लेकिन इसका रीज़न जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाई हो रही है उसी वजह से है। बट आशा करते हैं कि जल्दी से लड़ाई समाप्त होगी और चीज़ें पहले जैसे चलने लगेगी। तो लड़ाई कब समाप्त होगी, कब चीजें पहले जैसी होंगी, लेकिन इस बारे में अभी फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हम करने वाले हैं सीधी बात। एक एक कर वो सवाल आपके समक्ष रखे। क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अब ग्लोबल मार्केट नहीं बल्कि सरकारी टैक्स मॉडल से तय होती है, रिवेन्यू मॉडल? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना आने वाली महंगाई सुनामी का शुरुआती संकेत है? वन थिंग इज इक्वल टू टू मेनी थिंग्स। तीसरा सवाल, क्या भारत की तेल नीति अब जनता की राहत नहीं बल्कि भू राजनीतिक संकट प्रबंधन पर चल रही है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पर चल रही है, मैनेजमेंट पर चल रही है? चौथा, क्या चुनाव खत्म होते ही सरकारें नियंत्रित मूल्य निर्धारण छोड़ देती हैं, यानी कि कंट्रोल्ड जो प्राइसिंग होती है वो उसे छोड़ दिया जाता है कि भाई कर लो जो करना है? क्या पेट्रोल डीजल अब सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि इकोनॉमिक कंट्रोल टूल बन चुका है कि कैसे अर्थव्यवस्था को काबू में रखना है, कैसे इकोनॉमी संभालनी है, इस सब के लिए एक टूल बन चुका है? तो जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई का बम फूट रहा है और ये बम बार बार फूट रहा है। हर सुबह कौन सा नया महंगाई बम जनता के सर पर आकर फूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 10 दिन में चौथी बार ये दाम बढ़े हैं, इसको लेकर जनता सवाल खड़े कर रही है। तेल कंपनियों पर जिस तरीके से अतिरिक्त भार आया, लगभग 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का एक डाटा निकलकर सामने आ रहा है। उसके बाद तेल कंपनियां भी अब मजबूर हो गई हैं दाम बढ़ाने में। तेल कंपनियां मजबूर हो गई हैं दाम बढ़ाने में, सरकार मजबूर हो गई है स्थिति को कंट्रोल करने में कि भाई युद्ध है, संकट की घड़ी है, हम क्या करें, जनता का सहयोग चाहिए। लेकिन जनता के सर पर क्या, जनता के हाथ में क्या? हमेशा ये महंगाई नाम का झुंझुना हर बात पे एक ना एक रीजन देकर जनता के हाथ में थमा दिया जाता है। आम जनमानस जाए तो जाए कहाँ, इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, एक एक कर उनका परिचय आपसे करा देते हैं। तपोष पाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, प्रवक्ता। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हैं। विजय कौशिक जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हैं। सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तपोष पाल जी, शुरुआत आप ही के साथ। रोज सुबह हम उठते हैं, ये खबर आती है और लोगों को डर आ जाती है। आप बताइए सिंपल, बाकी सब चीजें अगर हम छोड़ भी दें, चलिए बाकी सब सवाल बाद की बात, सिंपल एंड शॉर्ट, जनता क्या करे, कैसे मैनेज करे? अपने घर का बजट मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज हो गई है पब्लिक के लिए। जी, सबसे पहले तो आज महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जी की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। आजाद हिंद फौज के वो संस्थापक थे, फाउंडर मेंबर थे। जी देखिए, ये जो पेट्रोल प्राइसेस हाइक है, इसके लिए मोदी जी ने बहुत पहले ही
एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया था कि देखिए आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके तेल के दाम बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया था कि अपने खर्चे और अनावश्यक अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ना निकलें और अपने खर्चों में थोड़ी सी कमी लाएं और ईवीज पे हम ज़्यादा जोर दें, ईवीज पे हम उसको ट्रांसफ़र करें। और जहाँ तक हो सके, जैसे कि एक बात हो रही थी कि एलपीजी सिलेंडरों की जगह हम इंडक्शन का यूज़ अगर कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो इस तरीके की चीज़ों को ये हमारी जो गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था, लेकिन कहीं से कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। हाँ, रेट भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो बढ़ेंगे तो यहाँ भी बढ़ेंगे, उसमें कोई क्योंकि हमें बाहर से ही उसको खरीदना है तो हमारे बाजारों में भी उसके इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखते हैं जो गौरव भाटिया जी ने कहा है तो उसमें साफ ये चीजें कही गई हैं कि देखिए राहुल गांधी कहते हैं कि एक साल में ये सरकार गिर जाएगी। अभी देखिए इनको राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए कि टीवी डिबेट में सरकारें नहीं गिरती हैं और ना ही टीवी डिबेट में सरकारें बनती हैं। ये जो सरकारें बनती हैं वो बनती हैं जनता के वोटों से। 140 करोड़ भारतवासियों ने लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को चुना है और जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। वो जिस तरीके का हवाला दे रहे हैं कि सरकारें गिर जाएंगी, तो ये एक तरीके से वो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष तो चलिए इस पर तपोष पाल जी अपना काम कर रहा है। चलिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष का काम है इस तरह की बातें करना, सरकार पर सवाल खड़े करना। चलिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन आप ही की बातों से मैं सवाल करना चाहती हूँ आपसे, जो आपने अभी जवाब दिया। आप कहते हैं कि ईवी पर आना चाहिए लोगों को। क्या हमारे पास वो ईवी मॉडल जो है वो पूरी तरीके से पर्याप्त है कि लोग उस पर शिफ्ट हो जाएं? अब अगर शिफ्ट भी होंगे तो भाई वो भी तो खरीदनी पड़ेगी ना, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। ये वाली चीज पहली हो गई। दूसरा, आप कहते हैं बहुत पहले से ही कह दिया था इंडक्शन के लिए, तो अब आप ये बताइए, यूपी में बिजली की समस्या तो इतनी ज्यादा इन दिनों हो रही है, दिन में मुश्किल से 8 घंटे गांव में बिजली आ रही है। यहाँ तक कि सिर्फ गांव ही नहीं, कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली संकट गहरा गया है इस समय, हद से ज्यादा। अब ऐसे में बैकअप भी इन्वर्टर का या इन सब का होता है, वो बैकअप भी नहीं मिल पा रहा है, बिना बिजली के रहना पड़ रहा है लोगों को। अब कैसे वो इंडक्शन आदि पर आएंगे? इन्वर्टर तक काम नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले ही आगाह कर दिया था, 10 दिन में ये चौथी बार हो गया है। तीसरी बात मैं आपके आगे रख रही हूँ, चुनावों के समय पे तो कुछ भी ऐसा नहीं था। चुनावों के समय पे तो बल्कि आपने टैक्स भी हल्का कम कर दिया था। अब चुनावों के बाद सीधे सब कुछ बेलगाम हो गया है और लगातार एक के बाद एक प्राइस हाइक हो रहे हैं। चौथी बात, क्या टैक्स को कम नहीं किया जा सकता कि जनता पर बोझ ना बढ़े? ये 4 बातें आप ही के जवाब से मैंने रखी हैं आपके सामने, अब आपका जवाब। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। एक चीज और बता दूं मैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महत्वपूर्ण था कि आज दुनिया के कई देशों में महंगाई, ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन के दबाव में है और उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। आज भारत में उस चीज की स्थिरता दिखती है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खड़ी है, ऊर्जा आपूर्ति बनी हुई है, संस्थाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। और उसका और ये दिखाता है कि हमारी लीडरशिप कितनी मजबूत है और किस तरीके से हम वहां पे खड़े हुए हैं। और उसका प्रमाण भी यही मिलता है कि अल्टीमेटली ट्रंप के विदेश मंत्री यहाँ आके ट्रंप के स्टेटमेंट्स दिखाते हैं और वो कहते हैं कि भाई वो मोदी जी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आंसर टू योर क्वेश्चन मैडम, कि यूपी में जो बिजली संकट हो रखा है, वो देखिए यूपी में बिजली की कमी नहीं है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं। इस समय पूरे के पूरे यूपी में एक शीत उसे क्या कहते हैं, स्टॉर्म, गर्मी का जो एक लहर है वो चल रही है। 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा हुआ है और उसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको शॉर्ट आउट किया जा रहा है। ये जो भी वहाँ पे एस्केलेशंस हुए हैं उस पर काम किया जा रहा है, जो ट्रांसफार्मर वहाँ पे बस्ट किए जा रहे हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में हमें हाई वोल्टेज जब आता है उसके बाद उसको लो वोल्टेज में ट्रांसफर किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का प्रयोग किया जाता है और इसमें ट्रांसफार्मर अपना काम करता है और वो खुद भी बहुत ज्यादा हीटअप होता है। वहाँ नेचुरल जो यहाँ कुल मिला के दिक्कतें तो आ रही है ना तपोष पाल जी। अब आपने जो समाधान बताया था उस समाधान में भी तो दिक्कतें हैं, तो पब्लिक समाधान कैसे अपनाएगी?
अब देखिए वहां पे अगर मैं ये कहता हूं कि दूर दराज के एरिया में जहां पे कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं वहां पे सरकार की सूर्य योजना पहले से चल रही है, जहां से कि सोलर से बिजली उत्पन्न करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। और ये चीज आपने देखा था जब अखिलेश यादव थे उस समय भी उन्होंने कुछ जगहों पे स्टार्ट करने की कोशिश की थी, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत हम लोगों ने इंडिविजुअली उसको बांटे हुए हैं, जिससे कि आपके बिजली के जो बिल्स हैं वो जीरो आएंगे। तो इस पे तो हम पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है, बिजली पे हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और आपने कहा है जो महंगाई के लिए ही तो देखिए हम लोगों ने सारी चीजों को स्टेबल रखा था। 2022 में के बाद से हमने कभी पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज नहीं किए थे, और वही उसी का नतीजा है कि हमारे सारी चीजें स्टेबल रही हैं। हमारी विपक्ष की पार्टियां जो क्लेम कर रही हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और स्टेबल हो जाएगा, तो भैया प्राइस हाइक अंडर 3 इयर्स ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका, आप उनकी हालत देख लीजिए। प्रॉपर्टी गाइडेंस वैल्यू में 30 से 40% बढ़ा चुके हैं। पावर अटॉर्नी जो स्टैंप ड्यूटी है उसको उन्होंने 500% बढ़ाया है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 600% बढ़ा है। 3 साल की मैं बात बता रहा हूँ। स्टैंप ड्यूटी के एफिडेविट्स में 400% बढ़ाया है। हॉस्पिटल के सर्विसेज चार्ज में 5% बढ़ा दिया उन्होंने। व्हीकल रजिस्ट्रेशन तो वही तो टैक्स एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल बन चुका है। द फैक्ट इज कि टैक्स बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल बन चुका है, लेकिन अब जब ये संकट की घड़ी है तपोष पाल जी, सुनिए वो बात आप कर्नाटक वाली बात भी ठीक कह रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ उसको, मैं मना नहीं कर रही हूँ उस बात को। ओवरऑल चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, टैक्स एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है। बट जब ये संकट की घड़ी है तो क्या आप अपने रेवेन्यू मॉडल में थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। यूपी के गवर्नमेंट ने वैट कम किया है प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, और कांग्रेस और अभी आप इनको दिखा रहे थे केजरीवाल को, ये उसको डाउन कर देते, किन्होंने मना किया है उनको। और केजरीवाल ने जो सवाल पूछा है मैं उसका भी आंसर आपको दे देता हूं। देखिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि रूस से और ईरान से तेल क्यों नहीं लेते हैं। भाई सबसे बड़ा इस समय सप्लायर रूस है, लगभग 19.8 लाख बैरल प्रतिदिन हम रूस से ले रहे हैं। यूएई से लगभग 5.63 लाख बैरल हम प्रतिदिन ले रहे हैं। वेनेजुएला इस समय तीसरे नंबर के सप्लायर हैं हमारे, लगभग 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन ले रहे हैं। और सऊदी भी हमें दे रहा है 3.4 बैरल, और अमेरिका से भी हम ले रहे हैं 2.93 लाख बैरल प्रतिदिन। अब उनका कहना यह है कि ईरान से क्यों नहीं देते। भाई ईरान के विदेश मंत्री ने खुद कहा है हमारे यहाँ आए थे, चारवा एयरपोर्ट हमारा वहाँ बना ही हुआ है, वहां से डायरेक्ट आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो जहाज खड़ी थी उसी में अमेरिका ने बम गिरा दिया है। तो अब ईरान अगर हमारे तटों तक सप्लाई दे देता है तो हमें क्या दिक्कत है, हमें उनसे तेल लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वहां पे डॉलर में चेंज भी नहीं करना। लेकिन कुल मिलाकर जो सवाल का जवाब है वो समाधान के इर्द गिर्द अभी घूम ही रहा है, उस पर आकर फुल स्टॉप नहीं लगा है। तो उसको लेकर आगे भी तपोष पाल जी आपसे सवाल होंगे और जवाब लेने की कोशिश होगी। विजय कौशिक के पास चलते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है विजय कौशिक जी। राहुल गांधी बहुत मजे से रोजाना मोदी जी को महंगाई मैन बुला रहे हैं और निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं 1 साल में सरकार भी गिर जाएगी, तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये महंगाई का बम तो कांग्रेस के शासनकाल में भी जमकर बार बार फूटा है। किस तरीके से तब महंगाई हुई, चाहे एलपीजी की बात कर लीजिए, पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, टमाटर की बात कर लीजिए, प्याज की बात कर लीजिए, जमकर प्राइसेस हाइक हुए हैं। तब आप लोगों ने टैक्स के नाम पर कुछ एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया, जब अब आप लोग यही बात दोहराते हुए कह रहे हैं जनता को आपने भी तो राहत नहीं दी थी? ये अगर आप इस बात को कह रही हैं तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप गलतफहमी दूर कर दीजिए। जी, जब इराक वार हुई थी और उसके बाद अचानक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात खराब हो गए थे, तब क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। लेकिन भारत में उस समय पेट्रोल का रेट 70 रुपए लीटर पब्लिक को मिल रहा था। दूसरी बात, मोदी जी सत्ता में आए और मोदी जी की खुशकिस्मती थी कि इनके आने के बाद में वार वगैरह का माहौल ठंडा हो गया और हालात ऐसे बने कि धीरे धीरे करते हुए एक समय में क्रूड ऑयल के रेट $30 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने अपनी चालें चलते हुए निर्णय लिया कि जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पर दाम गिरेंगे
वैसे 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 हम टैक्स बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि भारत की जनता को ज्यादा पैसा देने की आदत पड़ चुकी है। यही कारण था कि मोदी जी की सरकार बनने से लेकर आज तक पेट्रोल, डीजल आदि पेट्रोलियम उत्पादों पर देश की जनता को 50% टैक्स देना पड़ रहा था। और जीएसटी सरकार लेकर आई कि भाई किसी भी चीज का टैक्स 28% से ज्यादा नहीं होगा। जब ये सरकार के खिलाफ थे विपक्ष में, तब ये कहते थे 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 28% तक के रेट रखे। और उसमें भी पेट्रोल डीजल को इसलिए बाहर निकाल दिया कि देश की जनता को आदत पड़ चुकी है लूटने की, तो भाई इन्हें लूटो जितना हो सके। अब जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, ये जो तो जीएसटी सरकार वाली आज बात आप रो रही है। विजय जी कर रहे हैं, जरा एक पॉइंट और क्लियर कीजिए, क्या कांग्रेस फ्यूल को जीएसटी में लाने का समर्थन करती है? हाँ बिल्कुल, महंगाई से राहत कैसे मिलेगी? बिल्कुल हम लाने का समर्थन करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर। ये नहीं कि आप किसी प्रदेश से कहो कि भाई आप अपने यहाँ से जीएसटी का रेट ये रख लो। भाई क्यों? जो चीज लागू हो वो पूरे देश के लिए लागू हो, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अब इन्होंने लूट लूट कर जेबें तो खाली कर दी, टैक्स बढ़ाकर दूध को भी ये उसमें ले आए, दही को भी ले आए, जाने किस किस चीज को जीएसटी का दायरा बढ़ाते रहे। और सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही कि देखो जी, पहले इतनी जीएसटी मिलती थी, अब डबल हो गई, अब ट्रिपल हो गई। तो हमने सरकार से कहा कि पहले जो चीज 100 रुपए की थी और उस पर 18 रुपए टैक्स था, आज महंगाई बढ़ने से वो चीज वही चीज हो गई 300 रुपए की। तो जब 300 की हो गई तो सरकार को टैक्स तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसको 3 गुना कर लीजिए आप। ठीक है, तो सरकार ने एक ही मकसद रखा कि देश की जनता को लूटा जाए। अब विपरीत परिस्थितियों में जनता इतनी त्रस्त है, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि स्कूलों की फीस कितनी बढ़ी है, हॉस्पिटल के इलाज के कितने खर्चे बढ़े हैं, बीमा जिस पर पहले इन्होंने टैक्स लगा दिया था, जिसको जनता के विरोध के बाद में इन्होंने वापस लिया, तो इन्होंने जो है बीमे जैसी चीज को भी नहीं छोड़ा। आज आप ये देख लीजिए, सरकार के जितने भी अन्य डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो आरबीआई है, चाहे वो दूसरे लोग हैं, ये लोग सरप्लस पैसे में से भी, जो कि एक सिक्योरिटी के तौर पे होता था आरबीआई के पास, उसे भी खर्च करते जा रहे हैं लगातार। तो देश को इन्होंने धोखा दिया है। अडानी और अंबानी के हाथ में धीरे धीरे सारी चीजें सौंपी जा रही हैं। अभी अनिल अंबानी ने आरोप तो आप लगाया एक था नजीर पेश क्यों नहीं करते? अपने राज्य में आप वेट को घटा दीजिए, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर वेट घटा दीजिए, जनता को तोहफा दे दीजिए। जनता वाहवाही करेगी कि कांग्रेस की हमारे राज्य में सरकार है, उनकी बदौलत हमें राहत मिली है, तो केंद्र में भी कांग्रेस आनी चाहिए इन फ्यूचर। मैंने आपसे क्या कहा, जो देश के लिए नीति है वो पूरे देश के लिए बदलनी चाहिए। हमारे ऊपर ये आरोप लगाना कि हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अरे भाई आरोप नहीं लगाए जा रहे विजय जी। जनता के आगे, जनता को जब राहत देने की बात हो रही है, अगर जनता सरकार को कोस रही है, तो आप अपने पक्ष से जो कर सकते हैं वो कर दीजिए। मेरी बात सुनिए, हमारी पार्टी इस बारे में लगातार रखे हुए, और कांग्रेस शासित प्रदेश में जिस तरह ऐसा हम राहत देने का काम करते हैं। क्या चैनल पर कर्नाटक के लोग आकर बोले कि बड़ी प्रॉब्लम आ रही है विजय जी, और जी दूसरे राज्य तो बहुत आनंद है, और कांग्रेस में वहां पर लोग परेशान प्रदेश परेशान है। आप पूरे देश के कोई जो नवाइए, हम उसका स्वागत करेंगे, इसमें परेशानी क्या है? ठीक है, आप अपने राज्यों में, सिंपल सी बात, आप अपने राज्यों में वेट कम करेंगे क्या? इस पर विचार करेंगे? यूपी का एग्जांपल तपोज पाल जी ने दिया कि यूपी में हुआ है, तो आप अपने राज्यों में करेंगे? जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं, बीजेपी डिसाइड करे। नहीं, आप अपना आंसर प्लीज रिपीट करेंगे, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थी। मैंने ये कहा है कि हम अपने प्रदेशों में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में अपनी जनता को राहत देने का पूरा काम कर रहे हैं। हमारी जनता कैसे कर रहे हैं? आपने वेट कम किया है, कैसे कर रहे हैं? वेट कम किया है? देखिए, बात वेट कम करने की नहीं है। अगर हम किसी की आर्थिक सहायता कर किसी की मदद कर रहे हैं, वो भी एक मदद है।
तो हमें मालूम है कि अगर किसी कोई तरीके से कर्नाटक कोई में रह नुकसान रहा होता है, तो अगर कोई केंद्र कर्नाटक सरकार- का निवासी है, कोई केरल का निवासी है, पेट्रोल डीजल के दाम भी उसके लिए ही हैं, तो आप उनको घर जाकर पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं क्या कि लीजिए ये आपकी जेब पर बोझ पड़ रहा है तो लीजिए हमारी तरफ से आर्थिक सहायता, या उनके खातों में पैसे डाल रहे हैं? कुछ तो किसी तरीके से कर रहे होंगे ना, जब आप कह रहे हैं कि हम अपने स्तर पर सहायता दे रहे हैं। हमारे पास दूसरे तरीके हैं उनसे महंगाई को राहत तो वो देने के। तरीके बता दीजिए अब ना, मैं किस छोटी तरीके सी से चीज महंगाई बताता से राहत दे रहे हैं, बीजेपी कुछ सीख लेगी। तरीके मैंने बता तो दिए कि हम उन्हें बहुत सी योजनाएं चलाकर डायरेक्ट बेनिफिट्स दे रहे हैं। कौन सी योजनाएं? हम ज्यादा से ज्यादा कौन सी रोजगार भी योजनाएं? पैदा कर रहे हैं। योजनाएं कौन सी हैं? कौन सी योजनाएं? मतलब जानकारी चाह रहे हैं हम, हैं देश कि सुन हम रहा है आपको, लोग सुन रहे हैं, कौन सी योजना है? बीजेपी कुछ सीख ले, तपोष पाल जी को सीखना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट्स हम लोगों के अकाउंट्स तक भेज रहे हैं। इसके अलावा हम चाहे राशन की बात हो, चाहे दूसरी चीजों की बात हो, वो भी हम डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं। तो आप फंड्स डायरेक्टली फंड्स अकाउंट्स में, लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्टली फंड्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सस्ता बनाने का काम किया वहां पर। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होकर गाड़ियों में चलें। तो हमने प्रैक्टिकली लोगों में अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि कोई भी जरूरतमंद सरकार की, केंद्र सरकार की महंगाई की मार से आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। इसके लिए हमारे संप्रदाय के बीच में जाकर। ठीक है विजय कौशिक जी, स्क्रीन पर जरा पूजा जी को लाया जाए। पूजा मिश्रा जी समाजवादी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पूजा मिश्रा जी, विजय कौशिक जी ने तो अपनी तरफ से बताया कि हम ये कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर की मुख्य विपक्षी पार्टी आप देश में हैं, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की मुख्य विपक्षी पार्टी आप हैं, तो क्या स्टेट पर किसी तरह का कोई प्रेशर विपक्ष की तरफ से डाला जा रहा है? कोई स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं, कोई स्ट्रैटेजीज एडवाइस की जा रही हैं कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को राहत दिया जा सकता है, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, या फिर सिर्फ बयानबाजियों तक समाजवादी पार्टी सीमित है? मोनिका जी आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार मेरा। जी मोनिका जी, पहले तो अभी उत्तर प्रदेश में बिजली संकट चल रहा है और बिजली संकट पे जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये संकट बिल्कुल अलग तरीके का है, आपको भी पता है, आप नोएडा में अगर रह रहे हैं तो कि सब कह रहे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो भरपूर है। गर्मियों में उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान समय में जो बहुत बेकार स्थिति है पूजा जी, मैं एग्री करती हूँ। नोएडा में बिजली का सबसे बड़ा संकट इस वक्त है। बड़ा, हाँ बिल्कुल पड़ा हुआ है। जानते हैं क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि 20,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को निकाल दिया गया। मतलब आपको भर्ती करनी चाहिए थी, वो जो वर्कर्स थे जो संविदा पे थे उनको निकाल दिया गया। और अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर को देखना होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को, तो लगभग 6 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। वो 6 लोग लगभग 6 घंटे में करते हैं। तो पहले ये 12 लोग हुआ करते थे, 3 डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, एक मिनिमम जो एरिया होता उसमें सेट करके कि अगर एक पावर हाउस के पास में तो 12 लोग हुआ करते हैं। अभी 6 लोग हैं। तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर खराब हो गया तो उस 6 लोग जाएंगे वहां पे काम करने के लिए, उसके बाद दूसरे पे 8 घंटे बाद पहुंचेंगे, फिर तीसरे पे 8 घंटे बाद पहुंचेंगे। तो सरकार, ऐसा नहीं है कि ये सप्लाई चेन खराब इसलिए हो गया हुआ है क्योंकि गर्मी बढ़ गई हुई है, अलग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि सरकार ने मैनेजमेंट नहीं किया। उन्होंने बिना किसी रीजन के देखते हुए कि नहीं हमको काम करने वालों को निकालना है, निकाल दिया। 20 से ज्यादा समझ रहे उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों को, जो ये लाइनमैन हुआ करते थे, काम करते थे दौड़ दौड़ करके, इनको निकाल दिया। और इसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के, आप देख रहे हैं नोएडा जैसे सिटी में तो ग्रामीण की छोड़िए मोनिका जी, अभी तपोष जी ने कहा तूफान आ रहा है। तूफान आने के बाद में इनको जानकारी ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 दिन तक करंट नहीं आए थे। 4 दिन मोनिका जी। अभी इन्होंने बोला कि जो है वहां पे सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रयास किया था। सब्सिडी का आपको आइडिया है कि क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है उत्तर प्रदेश में? अगर जो सब्सिडी पहले लाई गई हुई थी वो प्रोसेस चल रहा होता तो अटकता ही नहीं। 2021 में विदाउट नोटिफिकेशन लोगों ने एप्लीकेशंस लगा रखी हुई है कि वो सोलर पैनल्स लगाएंगे। सरकार ने सब्सिडी का जो क्राइटेरिया था वही बदल डाला। अब कंपनी और जो उपभोक्ता है जिसने एप्लीकेशन लगा रखी है, पैसा जमा कर रखे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कंपनी कह रही कि हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे आपको क्योंकि सरकार ने सब्सिडी कम कर दी हुई है। अब जो उपभोक्ता है वो कह रहे हैं कि भाई मैंने एप्लीकेशन लगा रखा हुआ है। और एक क्राइटेरिया है मोनिका जी कि अगर आपने 2 किलोवाट का ले रखा हुआ है ना कनेक्शन होम अप्लायंसेस के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप उतने का ही सोलर सेल लगा सकती है, उससे ज्यादा नहीं लगा सकती। अगर आपको उससे ज्यादा का लगाना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई आ रही है वो 2 किलोवाट का आप लगा रही हैं, तो आपके पूरे अप्लायंसेस चल जाएंगे। पर आप सोलर पैनल लगाएंगे उतने का तो नहीं चलने वाला है।
वो आपको प्रेशर और आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो जो है मोनिका जी आपको परमिशन नहीं मिलेगा, और उस परमिशन का इतना लंबा चौड़ा सरदर्द है कि नहीं हो पाएगा। ये रही समस्या कि मूल समस्याओं पे बात ना करके उसको दिखाना कि बड़ा जटिल है, बाहर से बड़ा जटिल है मोनिका जी। और दूसरी बात जिनसे पूछिएगा कि इन्होंने एक्सपोर्ट पर डीजल पेट्रोल के एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कब चार्ज लगाया? 15 मई को डीजल पे लगा हुआ था एक्सपोर्ट ड्यूटी, और 15 मई को जाकर के पेट्रोल पे लगाया गया, उससे पहले वो शून्य था एक्सपोर्ट ड्यूटी। 3 रुपए प्रति लीटर 15 मई को लगाया गया हुआ है। और कब से युद्ध चल रहा है? 28 फरवरी से चल रहा है, और मार्च में 27 मार्च तक जो है डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट फरवरी से 20% ज्यादा रहा। मतलब आपने एक्सपोर्ट पे कंट्रोल ही नहीं किया। आप कह रहे हैं कि नहीं, देश में जनता जो डीजल पेट्रोल, मैं मानती हूँ उस बात को कि डीजल पेट्रोल एक्सपोर्ट होगा तो वहां पे डॉलर एक्सचेंज आएगा, पर आप उस पे भी तो ड्यूटी लगाइए। आप चाह रहे हैं कि देश की जनता डीजल पेट्रोल ना यूज करे, महंगे डीजल पेट्रोल यूज करे, पर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उनका चलता रहे। आपने कहा क्या कोई सजेशन दिया जा रहा है? अरे बहुत लोग सजेशन दे रहे हैं। मैं भी एक पत्रकार को सुन रही थी, और पत्रकार ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब जो है $23 प्रति बैरल था तेल, तो कंपनियों ने फायदा लिया। 70 रुपए पेट्रोल गए, 90 रुपए पेट्रोल गए, तो उनसे पता करिए ना कि पिछले समय में लिया गया फायदा कितना है। उसके बाद में आने वाले 3-4 महीने में जो आपका घाटा होगा, वो दोनों को मिला करके कितना आपको, आपका जो कंपनसेट होगा कि घाटा कितना आ रहा है, फिर उस घाटे को कैलकुलेट करिए, फिर आप प्लान बनाइए कि हम कंपनसेट करेंगे। पिछली सरकारों ने किया है ऐसा, ये किया जा सकता है। तो सरकार सजेशन लेना चाहेगी तब ना। सरकार ने तो तय कर रखा हुआ है कि हम जो है विश्व गुरु बनेंगे अपनी इकोनॉमी को दांव पे लगा करके। जब तक चुनाव चल रहा था, 28 फरवरी से युद्ध जारी है, और आपने तैयारी नहीं कर रखी हुई है, और 10 दिन के अंदर में आपने 8 रुपए बढ़ा डाले, और फिर भी अभी कहा जा रहा है मोनिका जी, आप सोचिए कि जो है 15 मई को लगाया गया पेट्रोल पे एक्सपोर्ट टैक्स, इससे पहले नहीं लगा रखा हुआ था। इसका मतलब है आप चाहते हैं कि जो कंपनी से उनको फायदा मिला। आप कल्पना करिए कि जब पहली बार दाम बढ़े हुए थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ही नहीं थे, तभी नोएडा में आपने प्रोटेस्ट देखा था मजदूरों का, कि वो कह रहे थे कि हम एलपीजी नहीं ले पा रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ने पे। तो अब आप कल्पना करिए कि जो रोजाना जो आते होंगे, जो छात्र बहुत सारे रहते हैं, मैं इलाहाबाद से हूँ तो छात्रों का हब है, वो 1 किलो आटा लेते हैं, वो 1 किलो चावल लेते हैं, वो 1 पाव सब्जी लेते हैं, बनाने के हिसाब से कि हम इतना ही कर पाएंगे। आप उनकी तो सोच ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं वैश्विक स्तर पर चल रहा है, वैश्विक स्तर पर चल रहा है। उन्होंने वोट इसीलिए किया हुआ था क्या कि जब तलवार लटकेगी गले पे तब तो हमको आकर के जाना पड़ेगा, तब ये हट जाएंगे पीछे हमारे सरकार महोदय। ये 28 फरवरी से चल रहा है, और 28 फरवरी से ये गवर्नमेंट ने अगर प्लान नहीं किया तो गवर्नमेंट का फेलियर। गवर्नमेंट ने कितनी बार बुला करके विपक्ष से सजेशन लिया, बताइए मोनिका जी। आप वंदे मातरम पे करते हैं, स्पेशल सेशन करते हैं, आप जो है कहते हैं कि हम अमेंडमेंट लेकर के आएंगे, स्पेशल सेशन करेंगे। अरे उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा लगाई जाती है विपक्ष के आगे इसमें चर्चा करने के लिए कि हम विपक्ष के आगे इसमें चर्चा करेंगे, पर इतने बड़े इशू को लेकर के कौन सा स्पेशल सेशन बुला लिया गया, कौन सा सजेशंस ले लिए गए। अब कह दिया गया है कि जनता भैया, जनता जनार्दन आओ और आप अपना जो है देशभक्त होने का प्रमाण दो, हम आपके ऊपर में महंगाई की 4थी 5वीं मार मारेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो संविधा पे काम कर रहे डेली वेजेस को निकाल करके बाहर भी फेंक देंगे, और फिर रोना रोते रहेंगे। तो ये मोनिका जी, ये तय बात है कि समस्या है कि जब पहले के वक्त मुनाफा कमाया गया तेल कंपनियों से, तो अब संकट के दौर में तेल कंपनियां पल्ला झाड़ते हुए सीधे जनता पर बोझ क्यों डाल रही हैं? और इसका जवाब तपोष पाल जी से लेने की पूरी कोशिश रहेगी, और इसका जवाब लिया भी जाएगा उनसे। बहुत सही पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया है। सौरभ त्रिपाठी के पास भी जरा मैं चलूंगी, राजनीतिक विश्लेषक है, पर जिस तरीके से तमाम बातें आपने सुनी सौरभ त्रिपाठी जी, तपोष जी की बात आपने सुनी, विजय जी की भी सुनी, पूजा जी की भी बातें भी आपने सुनी, और इन बातों को सुनने के बाद अगर हम निष्कर्ष पर आए, क्या जो फ्यूल प्राइसिंग है हमारे देश में, वो अब इकोनॉमी का पार्ट ना बनकर या इकोनॉमिकल टूल ना बनकर पॉलिटिकल साइकोलॉजी बन चुकी है कि चुनाव से पहले सब बढ़िया है, पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सीधे किस तरीके से महंगाई बम फूट रहा है फ्यूल के रूप में, वो हमारे सामने है। अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। जी हाँ, जी ओके जी मोनिका जी, मैं सुन रहा था, मैंने सभी अपने पैनलिस्ट को सुना भी, और ठीक बात भी है, जब सरकार ने प्रॉफिट कमाया है तो उसको शेयर भी करना चाहिए था। मुझे लगता है सरकार ने 3 महीने तक ये प्रयास किया है, और अपने लेवल पे जहां तक इस समस्या को जितना अधिक टाला जा सकता था वो भी किया है। अभी हम लोग बिजली की समस्या के बारे में भी बात कर रहे थे। अगर हम यूपी, जो समस्या यूपी की चल रही है, हम लोग वर्तमान में जो हम लोग दिक्कत झेल रहे हैं, मोनिका जी आप भी अगर यूपी की रहने वाली हैं, तो अगर आपको याद हो 2017 के पहले
8 से 10 घंटे की कटौती हुआ करती थी बिजली की। आज की डेट में 18 से 20 घंटे अधिक सप्लाई होती है बिजली की। शहरी अगर बिजली की हम बात करें तो लगातार कटौती वहां पे भी होती थी। मैंने खुद झेला है उस चीज को। प्रयागराज का मैं भी रहने वाला हूं, मैंने भी देखा है, वहां सुबह चली जाती थी और गर्मियों में ज्यादा दिक्कत होती थी। वहां पे पानी का लेवल भी नीचे जा चुका था, मोटर ही नहीं चलती थी बिना बिजली के, तो पानी भी नहीं आता था, तो हर तरीके से दिक्कत होती थी। बीजेपी गवर्नमेंट में आने के बाद कनेक्शंस हर घर तक पहुंचे हैं, एक्सपेंशन हुआ है। अगर हम लोग देखें तो जो पीक पावर कंजम्पशन की जो पीक डिमांड हुआ करती थी 2017 के पहले, वो लगभग 18,000 मेगावाट हुआ करती थी, जो कि आज की डेट में 24,000 मेगावाट हो चुकी है। तो हम ये भी देखें कि जो डिमांड थी पहले और जो सप्लाई थी वो कितना कर पा रहे थे। ये गवर्नमेंट तो फिर भी बहुत बेटर है उससे कि डिमांड भी अगर हम देखें तो 25% बढ़ गई है और सप्लाई भी हम लगभग पूरी कर पा रहे हैं। पावर जनरेशन जो कैपेसिटी थी उस समय 7 गीगावाट की हुआ करती थी, आज 8.3 गीगावाट की है। तो हम सब कुछ कंपेयर करें, हम केवल ये कंपेयर नहीं करें। गर्मियों में दिक्कत हो जाती है, हर सरकार में दिक्कत होती है, उन सरकारों में जबकि देश में लगभग 1.23 करोड़ तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस पहुंचे ही नहीं थे। आज तो घर घर बिजली पहुंच चुकी है लोग। और अगर मुझे वो भी समय याद है कि पहले इन्वर्टर सामान्य हुआ करता था, आज की डेट में हम देखें तो हर घर में एसी होता जा रहा है, हर घर में एसी लग रहा है। तो डिमांड का बढ़ना मैं फेलियर नहीं मानता, मैं डिमांड का बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट का एक पार्ट मानता हूं। डेवलपमेंट बढ़ रहा है। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार 2014 के पहले 148 गीगावाट उसका डिमांड थी, आज की डेट में 250 गीगावाट। तो हम ये भी देखें ना कि पहले क्या डिमांड थी। और इस गवर्नमेंट में जिस प्रकार से इन्होंने एनर्जी को, जिस तरह से इन्होंने एलईडी बल्ब को प्रमोट किया है, बहुत सी इन्होंने एक अचीवमेंट ही इस गवर्नमेंट का कहूंगा कि इन्होंने सप्लाई और डिमांड को बहुत हद तक मेंटेन कर रखा है। और रूरल एरियाज में दिक्कतें हो सकता है कि वो, जैसा कि अभी पाल साहब बता रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता महोदय, की वो स्टेप डाउन कर ट्रांसफार्मर वगैरह की कोई समस्या है तो वो ठीक है, ज्यादा लोड पड़ता है, हर घर में एसी चल रहा है। सर्दियों में दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हर घर हीटर नहीं जलता है, लेकिन गर्मियों में तो आवश्यकता है हर घर की, फैन चलेगा, कूलर चलेगा, एसी चलेगा। तो वो सारी चीजें होती है, दिक्कत होती है। तो ये मुझे लगता है कि हमें सारी चीजों को, सारे एक्सपेक्ट को देखना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और हो रही थी कि जो ये बता रहे थे ना कि ये टैक्स बढ़ गया, ये बढ़ गया, दुनिया भर की चीजें बता रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब। देखिए 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत को आप देखेंगे तो जो बीजेपी का जो लक्ष्य रहा है वो लेके चलती है कि हमें 2047 तक विकसित भारत का हम सपना देखते हैं, उसको हम अचीव करेंगे। उनको उसके लिए पैसे की जरूरत है और पैसे कहीं बाहर से नहीं आने वाले, वो पब्लिक के ही पैसे से, पब्लिक के ही टैक्सेस से करती है। बीजेपी के गवर्नमेंट में जो लोगों के पैसे आते हैं, पब्लिक के पैसे आते हैं, तो वो आपको हॉस्पिटल जो बने, हॉस्पिटल की संख्या देखिए 2014 और 2014 के बाद से हर जिले में, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, सौरभ त्रिपाठी जी, हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं। जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, या बात आपकी ठीक है, सुनिए नहीं, इसमें सुनिए जरा, तमाम योजनाएं चल रही हैं, तमाम डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को वक्त के साथ बेतहाशा सुविधाएं मिली हैं, वी अग्री टू दैट। ये सब जनता के पैसों से हुआ है, जो जनता टैक्स के रूप में देती है, वी ऑल्सो अग्री टू दैट। बट अब जब संकट की घड़ी है तो जब आप कुछ किसी तरीके से तो आप कंट्रोल करेंगे ना कि बार बार जनता के सर पर ही डंडा ना आए, ठीक है। अब जनता ऐसे तो दबती चली जाएगी ना उस प्रेशर से। 10 दिन में चौथी बार प्राइस हाइक होना, और अभी ये डेफिनेटली और हाइक होंगे, इस पे फुल स्टॉप नहीं लगा है। तो जब आपने इतने समय टैक्स लिया एक रेवेन्यू मॉडल के तौर पे, ठीक है, उसका आउटपुट भी मिला, बट कहीं तो कोई एडजस्टमेंट होगा ना कि जनता पर भी लगातार लोड ना आए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मैंने अपना वक्तव्य स्टार्ट किया, मैंने स्टार्टिंग यही से बोला कि गवर्नमेंट को इस ओर भी सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट ने सोचा भी है। ये जो आज जो प्राइस बढ़ रहे हैं, आप अन्य विकसित देशों की बात कर रहा हूं, वहां से कंपेयर करें तो हम आज भी उस प्राइस को नहीं टच किए हैं जहां पे
प्राइस हाइक चाइना, अमेरिका और देशों की बात करें, हम आज भी उस प्राइस को नहीं टच कर पाए जो प्राइस उन्होंने मार्च के फर्स्ट वीक तक ही बढ़ा दिए थे। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। नागरिक हूँ, मैं दूसरों की सोच छोड़िए, मैं आपको अपनी थिंकिंग बताती हूँ, सिर्फ एज एन एंकर नहीं, मैं इस देश की वासी होने के नाते आपको अपनी थिंकिंग बताती हूँ। दूसरे देश में क्या चल रहा है मुझे क्या लेना देना, मुझे अपने घर अपने देश से लेना देना है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी कमाई उतनी ही है और उसके अंदर मैं अपने घर का बजट मेंटेन करूँ, मेरे ऊपर लगातार लोड ना आए। अब ये बताइए, अगर मेरी कमाई है 100 रुपया और 100 रुपये में से बचाने लायक कुछ नहीं बचा, 100 का 100 महीने का खर्च हो रहा है, तो अगर मेरे ऊपर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या घर परिवार में कोई दिक्कत आ गई या कुछ भी है, मुझे और अतिरिक्त पैसों की जरूरत है, तो क्या मैं लोन लूंगी? आप बजट जनता का बिगड़ रहा है ना, हम कैसे मेंटेन करें उस बजट को, आप खुद सोचिए। मोनिका जी, आपसे बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। देखिए, ये ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री इस बात से अनभिज्ञ थे, अगर वो अनभिज्ञ होते तो ये रेट बढ़ने के पहले उन्होंने पूरे देश में एक अपील की थी कि एक संकट का समय है, सबका सहयोग चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई ऐसी संकट की भी समस्या आई हो और उन्होंने कोई भी डिसीजन ऐसे लिया। उन्होंने पब्लिक हमेशा से इंटरेक्ट किया है पब्लिक के साथ। अभी जब थर्ड टाइम प्राइस हाइक हुए थे, ये चौथी बार है, अभी 2-4 दिन पहले जब थर्ड टाइम प्राइस हाइक हुए थे, तब एक प्रवक्ता थे, शायद कांग्रेस के ही प्रवक्ता थे, तो उन्होंने सुझाव दिया कि जैसे कोविड के टाइम पर पीएम केयर फंड बनाया गया था, वैसे अब इस टाइम पर भी एक फंड बना दिया जाए जिसमें जो अच्छे सक्षम लोग हैं वो फंड्स रेज करेंगे, वो अपनी तरफ से फंड्स देंगे और वो जनता को लाभ पहुंचाएगा और सरकार को भी उससे मदद होगी। क्या आप इस सुझाव के साथ हैं? ऐसा होना चाहिए, सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि जनता पर बोझ ना आए। देखिए मोनिका जी, गवर्नमेंट अपने लेवल पे कुछ कर रही होगी निश्चित रूप से। कोविड का समय दूसरा था, आज का समय दूसरा है। कोविड के समय में तो हम निकल भी नहीं सकते थे, एक दूसरे को सहायता भी नहीं कर सकते थे। और आज की डेट में बहुत, जैसे अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें, जैसे उन्होंने जो कार पूलिंग वगैरह की अपील की है, पब्लिक के सहयोग से ही पब्लिक की समस्या को दूर किया जा सकता है। चाहे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की हो, चाहे सब्सिडी गिव अप करने की बात कही हो, तो उन्होंने हमेशा पब्लिक का कोऑपरेशन मांगा है। अगर आज भी वो मांग रहे हैं इस चीज को, और ऐसा नहीं है कि वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा होगा, आने वाले समय में कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखने को मिलेगा हम लोगों को भी। ठीक है, तपोष पाल जी से ये पूछ लेते हैं। तपोष पाल जी, आगे आने वाले दिनों में रिजल्ट कब देखने को मिलेगा? जनता, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, जनता का भी है कि आगे आने वाले दिनों में कब हम देखेंगे कि कोई रिजल्ट होगा और जनता पे ये जो महंगाई बम है ये फूटना बंद होगा, एक फुल स्टॉप आएगा प्राइसेस हाइक के इस ग्राफ में। देखिए, आज एक अच्छी न्यूज़ आई है कि ईरान ने ये कहा है कि हमने जो है टोल लिया है और 35 शिप्स को उसने अलाउ किया है होर्मुज से। और ईरान के विदेश मंत्री खुद हमारे यहाँ आए थे और इस ट्रीटी को चलाने के लिए कि चारवा एयरपोर्ट से आप लीजिए, क्योंकि उन्होंने जब ये मालूम चला कि फुजेरा में हमने अपना रिजर्वायर बनाया हुआ है यूएई के साथ, तो उसी तरीके से ईरान ने भी ये किया। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस और वेरी सून वी विल ओवरकम ऑन दिस। एक चीज और बता दूं मैं, जो आपने अभी पूछा था इंश्योरेंस के लिए और उसके लिए, आप देखिए, पहले हमारी इकोनॉमी जो है 11वें स्थान पे होती थी, आज तीसरे स्थान पे है। और आप अगर अपने अगल बगल या फ्रेंड सर्किल या सभी लोगों में देखिए तो सब लोग, पहले तो साइकिल भी नहीं होती थी लोगों के पास, आज कार ले रहे हैं, घरों में एसियां लगा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बदली है। तो आपको ये देखना होगा कि ये जो भारी परिवर्तन हुआ है। नाउ आंसर टू स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन कि अगर कोई बीमार पड़ता है और हमारी नेक टू नेक सिचुएशन है सैलरी इनटेक और आउटगोइंग में, तो देखिए, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर आप कंपनी में नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप खुद ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें जो आपातकालीन सिचुएशन है उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। और बीपीएल के केस में आयुष्मान भारत के तहत, और 75 ईयर से ऊपर जो भी हैं उनको मिलता है आयुष्मान भारत की तरफ से 5 लाख की कवरेज। अब एक चीज और मैं बता दूं, देखिए 33 रुपए था, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 2003 में पेट्रोल के प्राइस, और 2013 में 74 रुपए हुए मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के समय, 124% की वृद्धि हुई, और अब 74 से लेके हमारे 100 हुए, तो करीब 35% हमारे बढ़े हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़े। जबकि इसके बीच में आपने देखे 3
बड़े क्राइसिस आए इस 10 साल में। एक तो कोविड का आया, दूसरा यूक्रेन और रूस का आया क्योंकि वो भी तेल सप्लाई देता है, और यहाँ पे इतना बड़ा जो हॉर्मूज वाला स्टॉपेज आया वो, उसके बाद भी मात्र 33% बढ़े। बाहर की मैं आपने मना किया इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, यहीं की चर्चा कर रहा हूँ। डीजल में भी कम ओवर 143 मनमोहन सिंह के समय में बढ़े थे, हमारे समय में 70% बढ़े। दूध 133% मनमोहन सिंह के समय बढ़े, हमारे 60% बढ़े। चीनी उनके समय में 127% बढ़े, हमारे समय में मात्र 32% बढ़े। रसोई की अगर आप बात करते हैं, गैस सिलेंडर की बात करते हैं, तो उनके समय में जो है 73% की वृद्धि हुई थी। और आपको याद होगा कि 1200 की 1400 के सिलेंडर उस समय मिल रहे थे, हमारे समय में जो हाईएस्ट अभी तक हुआ है वो 800 कुछ का हुआ है। तो उसमें भी हमने काफी नियंत्रण किया है, और उसमें हमने जो है कमर्शियल और डोमेस्टिक में चेंजेस करने के बाद हमने उसको किया है। सोना हालांकि अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय गए थे तो 3500 का था, और मनमोहन सिंह जिस समय गए थे उस समय 30,000 का था, और हमारे समय में अभी 1.5 लाख के आसपास चला। मतलब मनमोहन सिंह के समय में 757%, 757% की वृद्धि हुई थी, और हमारे समय में 400% की वृद्धि हुई थी। चांदी में भी ऐसे ही 900% की वृद्धि हुई थी उनके समय में, और हमारे समय में 500% की। हालांकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय है, इनको कंपेयर करना उतना ठीक भी नहीं है, लेकिन दाम बढ़े हैं, और ये जिस तरीके के क्लेम कर रहे हैं वो भी बहुत अजीब से हैं। अभी मैं एक चीज और बता दूं, देखिए ईंधन की गाड़ी अगर आप लेते हैं तो उसमें सालाना 4 लाख से लेके 4.5 लाख का खर्चा आता है उसको रन करने में, लेकिन अगर चार्जिंग पॉइंट्स के लेते हैं और चार्जिंग में मात्र 80,000 से लेके 1,20,000 तक का ही खर्चा आएगा आपको ईवीज लेने में। तो उसके लिए तो और एक चीज देखिए, पहले जिस समय हमने सरकार संभाली 2014 में, जब मोदी जी ने सरकार संभाला, तो उस समय कोई रिजर्वायर नहीं था, हमारे पास कोई मतलब क्रूड ऑयल को रखने की कोई जगह नहीं थी, हमने उसको बनाया, एनर्जी सिक्योर किया 3 महीने तक का। दूसरी चीज, कोई ईवी का कंसेप्ट नहीं, पूजा जी इनकार कर रही है, नहीं थी। पूजा जी के सवाल, पूजा जी आपकी बात से सहमत नहीं है। जो था ये इसके एथेनॉल ब्लेंडिंग, उसको भी जो है हम ही ने इंट्रोड्यूस किया। और ये कह रहे हैं विपक्ष से सवाल ले लीजिए, विपक्ष से इनसे आंसर ले लीजिए, तो भैया अखिलेश यादव खुले मंच पे बैठ के बताते हैं 14.5 kg का सिलेंडर क्या 10 kg का हो गया, उसके बाद कह रहे हैं नहीं ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा। तो ऐसे लोगों से क्या सजेशन आप लेंगे जिनको खुद ही नहीं मालूम कहां पे हैं। 3.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड छोड़ के गई थी, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया था। तपोषपाल जी, ये ऑयल बॉन्ड का प्राइस जो है, तपोषपाल जी चीजें आप गिना रहे, ठीक है, इसी में खाना में एक और बात फटाफट से बता दीजिए, फिर मैं पूजा जी से इस पर टेक लेना चाहती हूँ। विपक्ष जिस तरीके से जब से ये ऑयल क्राइसिस आया है, विपक्ष बार बार सर्वदलीय बैठक या पार्लियामेंट सेशन की मांग कर रहा है, क्या बीजेपी इस तरफ विचार कर रही है? नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन जरूर वो सरकार अपना डिसीजन लेंगी, और अगर इस तरीके का कुछ जरूरत पड़ेगा तो वो करेगी। हाँ, आंसर टू आपने जो अभी कुछ देर पहले साथी प्रवक्ता से प्रश्न आपने पूछा था कि इमरजेंसी फंड, तो इमरजेंसी फंड बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सरकार तो कोई पैनिक सिचुएशन में है भी नहीं, उस समय की बात दूसरी थी, वो कोरोना टाइप का था, अभी वो ऐसी सिचुएशन नहीं है, पैनिक सिचुएशन नहीं है। कमिंग टू पूजा जी, पूजा जी अभी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, स्थिति अभी कंट्रोल में है जो तपोषपाल जी कह रहे हैं, और आगे जाकर अगर जरूरत लगेगी तो इस बारे में विचार किया जाएगा कि कोई बैठक या जॉइंट पार्लियामेंट सेशन ये सब रखा जाए। अभी वो उनका कहना है कि सिचुएशन फुली कंट्रोल्ड में है। ओवर टू यू नाउ। मोनिका जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता जब कह रहे थे सारी चीजें, तो आपको लगा नहीं कि फिर तो सब बढ़िया चल रहा है, डिबेट की आवश्यकता ही नहीं, इस पर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए? अभी कितना बढ़िया कंपेयर किया उन्होंने कि पूर्वज से कंपेयर कर लिया जाए, पूर्वज से कंपेयर कर लिया जाए। मोनिका जी, फोन नहीं हुआ करते थे, पूर्वज से कंपेयर कर लिया जाए, गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, लकड़ी की गाड़ी लेकर के चला करते थे। ये साइंटिस्ट लोगों ने बड़ा गंदा काम किया, इतने सारे डेवलपमेंट कर दिए, बेचारी भाजपा को बार बार क्रेडिट लेना पड़ जाता है उन सब चीजों का। तो मोनिका जी, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, काश यही सारी खूबसूरत चीजें रही होती तो हम आप बैठ करके डिस्कशन ही नहीं कर रहे होते मोनिका जी। और मोनिका जी, इन्होंने बोला जो ओल्ड रिजर्वियर है, वो रिजर्वियर यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 2004 में प्रपोज किया गया हुआ था, और जो यूपीए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, जो उसका ड्राफ्ट था, वही जाकर के ये सरकार बनी है, और तब जाकर के बन करके कंप्लीट हुआ है। इस सरकार ने अपनी तरफ से प्रपोज भी नहीं किया, अभी बैठकर कह रहे हैं कि इनके साइन पे था ही नहीं, ये हमने किया हुआ है। तो मोनिका जी, ये सारी बातें जो झूठ फैलाने के लिए बैठे हुए हैं, हम कह रहे कंपेयर करो। एक आदमी जो है उसके गले पे तलवार रखी गई हुई है, आप उससे कह रहे कि नहीं पहले तो चॉपर से काटा करते थे,
आपको देखिए तलवार से काटेंगे, कम दर्द होगा, पहले तो तलवार इतनी धार हुआ ही नहीं करती थी, हमने बड़ा धार बना लिया हुआ है। ये इस तरीके से बातें करके आप जो है अपने मन को सेटिस्फाई कर सकते हैं भाजपा वाले कि नहीं बहुत कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा है, ये कर सकते हैं। लेकिन जो आम जनमानस है ना मोनिका जी, जिसकी आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए ना, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अभी राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए बोल रहे थे कि आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी सरकार में कितनी इलेक्ट्रिसिटी थी, टेक्नोलॉजी कितना डेवलप था, कितना टेक्निकल काम हो रहा था, वो भी तो कंपेयर। कभी तो जो है वो बैलों से पानी निकाल करके चला करती थी, तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ करता था। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रखी, तो फायदा क्या इतना टेक्नोलॉजी एडवांस होने का, जब आप यही कंपेयर करते रह जाए। और मोनिका जी, आपने नोएडा में हाहाकार सुना था क्या इससे पहले? जो आप आज हाहाकार सुन रही है ना, इतनी टेक्नोलॉजी निवार, इतना पावर बैकअप होने के बाद में ये हाहाकार चल रहा है, और फिर भी कंपेयर की तरह प्रतिशत में कंपेयर किया जाए। अब हम जो है a+b का होल स्क्वायर ब्रैकेट आउट कर रहे हैं, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बताया जा रहा है जनता को कि ऐसे समझिए आपको a+b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 4ab क्या होता है, ये बताया जा रहा है। जनता को जानना है कि उनके ऊपर में जो तलवार रखी जा रही है, कह रहा है कि 3 महीने तक संभाल कर रखा था, 3 महीने तक संभाल कर नहीं रखा था मोनिका जी। इन्होंने तय करा था कि चुनाव तक हम बोलेंगे सबको संभाल कर, वरना 10 दिन में 3 बार बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी इनको, ये 10 दिन में 4 बार बढ़ा दे रहे हैं। ये बढ़ाते आदमी मेंटली तैयार होता, आप एक कोड़ा मारते उसके शरीर पे पड़ता, वो बर्दाश्त तो करता, उसको बर्दाश्त ही करने का मौका नहीं। अकाउंटेबिलिटी की बात पूजा मिश्रा जी ने की है। सौरभ जी के पास में जाऊंगे। ओके पूजा मिश्रा जी, समय की थोड़ी सी कमी है, बहुत माफी के साथ। इन शॉर्ट सौरभ त्रिपाठी जी, आपका क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहूंगी। अकाउंटेबिलिटी की बात पूजा जी ने की, उस पर आपका कमेंट, प्लस क्या आपको लगता है ये प्राइस हाइक का जो टॉपिक है ये एक इलेक्टोरल टॉपिक बन सकता है आगे जाकर? देखिए मोनिका जी, सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में यही है कि कुछ भी एक्शन होता है तो उसको कहीं ना सीधे इलेक्शन से जोड़ दिया जाता है। इस देश में हर साल, हर 2, 3, 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं। कोई भी एक्शन लो तो ये इस इलेक्शन से रिलेटेड था। प्राइस हाइक नहीं हुई, पब्लिक को रिलीफ देने का प्रयास किया गया तो बंगाल इलेक्शन जोड़ दिया गया। चलिए ठीक है, अगर ऐसी दिक्कत है तो प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि पूरे देश का चुनाव एक साथ हो, वन नेशन इलेक्शन की बात करते हैं, तो उसको सपोर्ट करिए, एक साथ इलेक्शन हो जाएगा, फिर ये बात ही खत्म हो जाएगी। कोई भी एक्शन लेंगे कम से कम ये नहीं कह सकते कि ये जो चीजें हैं ये इस इलेक्शन से रिलेटेड थी। दूसरी बात ये देखिए, 2012 में जब समाजवादी को गवर्नमेंट मिली थी तो बैलगाड़ी पे नहीं चल रहा था देश, उस वक्त भी देश एक अच्छी स्थिति में था, कभी ऐसी स्थिति नहीं रही होगी बैलगाड़ी में चल रहा हो। और 1950 के बाद से और पहले पता नहीं आप कहाँ की बात करती हैं कि बैलगाड़ी पे आपको बैलगाड़ी विरासत में मिली हुई थी। बात सिर्फ नियत की होती है। अभी इन्होंने कहा यूपीए की गवर्नमेंट ने बनाया था रिजर्वायर का, यूपीए के गवर्नमेंट का भी बनाया हुआ था आधार कार्ड भी, लेकिन यूपीए की गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा था कि अमेरिकी पर 25% पहुंचता है। हाँ जी, बस लास्ट व्यू है, ठीक है। इस गवर्नमेंट की नियत की बात करूंगा कि 2000 रुपए के साथ सम्मान जी भेजते हैं और नीचे पहुंचता है, वो उसी आधार कार्ड को यूज किया जो यूपीए का बनाया हुआ था। तो बात नियत की होती है, एक्सक्यूशन की होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना अपना पक्ष रखा, अपने अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हर सुबह जनता को एक नया फ्यूल शॉक लगता है, इस पर विपक्ष का बार बार वार देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार लाचार नजर आ रही है। अब इस फ्यूल प्राइसेस के जो हाइक देखने को मिल रहा है, इस पर फुल स्टॉप आगे जाकर लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर आज भी सिर्फ एक कॉमा लगा है, या आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।